इजराइल के साथ सीज फायर की संभावनाओं को तलाशने के लिए हमास ने अपना डेलीगेशन कतर जरूर भेज दिया है, लेकिन इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज के बयान से साफ है कि ये सीज फायर कतई संभव नहीं हो सकता। इस बयान ने दरअसल न सिर्फ गजा बल्कि लेबनान सहित आप देखिए तो सीरिया के भी संप्रभुता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा इजराइल की उस रणनीति की जिसके तहत ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने के लिए नेतन्याहू एक बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं। एक तरफ जहां गजा के तकरीबन 50% हिस्से पर इस वक्त इजराइल का कब्जा है, गजा को पिछले एक महीने से दाना पानी का मोहताज इजराइल ने कर दिया है। जिस तरह की नाकेबंदी की गई है, इतना ही नहीं बल्कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा मेडिसिन के जो शॉर्टेज हैं उस पर बड़े और गंभीर सवाल यूएन खड़ा कर रहा है, क्योंकि जो वहाँ बीमार हैं या फिर इंजर्ड हैं उनको भी मामूली दवाएं जो हैं वो नहीं मुहैया कराई जा सकती। और इसके अलावा आप देखिए तो इजराइल के हाल के हमलों में गजा में अब अस्पताल भी नहीं बचे हैं और इवन शिविर में देखिए तो दवाएं नहीं बची हुई हैं। लेकिन इस बीच न सिर्फ 50% हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया है, बल्कि पिछले 24 घंटे में देखें तो उसके एयर स्ट्राइक में तकरीबन 2 दर्जन लोग मारे गए हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये रोज़ की हालत है जब इजराइल अपने हमलों के जरिए गजा में मानवीय त्रासदी की एक नई कहानी लिख रहा है। और दूसरी तरफ अभी आप देखिए तो अल जजीरा ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें तकरीबन आप ह्यूमन राइट वायलेशन, इंटरनेशनल लॉ के वायलेशंस के कई वीडियो और फोटोग्राफ देख सकते हैं, जिससे गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल नेतन्याहू की रणनीति के तहत हमास को एक कंपेल किया जा रहा है कि वो घुटने टेक दे और जो बचे खुचे इजराइल के बंदी उसके पास हैं उसे दरअसल इजराइल को सौंप दे। तकरीबन 58 लोग अब भी माना जा रहा है कि दरअसल हमास के पास हैं, जिसमें से महज 24 ही जिंदा होंगे। इसमें एक अमेरिकी नागरिक भी है। इस वक्त जो दरअसल सीज फायर को लेकर प्रस्ताव इजराइल ने गजा को भेजा है, हमास को भेजा है, उसमें कहा गया है कि सबसे पहले गुडविल गेस्चर के तौर पर अमेरिकी नागरिक जो बंदी है हमास के पास उसको छोड़ा जाए और उसके बाद 5-5 की संख्या में जो बंदी है इजराइल के उसे छोड़ा जाए। बदले में 1000 से ज़्यादा की संख्या में वो फिलिस्तीनी बंधकों को भी छोड़ेगा। लेकिन काट्ज के बयान से ज़रा देखिए कि किस तरह से दरअसल माहौल बनता नजर आ रहा है, जब इजराइल कह रहा है कि वो गजा से अपने ट्रूप्स बाहर नहीं निकालेगा। पिछले महीने आप देखिए जब सीज फायर डिले हुआ था, तकरीबन 8 हफ्ते सीज फायर चला था, जनवरी में जब हुआ था तो डिटेल इन्हीं शर्तों पर हुआ था क्योंकि इजराइल ने रमज़ान के महीने में ये ऐलान कर दिया कि फर्स्ट फेज एक्सटेंड होगा और गजा से इजराइल की सेना वापस नहीं आएगी, जैसा कि फेज़ 2 में होना था सीज फायर के एग्रीमेंट के मुताबिक। लेकिन इजराइल ने ऐसा किया नहीं। अब फिर एक बार इजराइल के बयान से साफ है कि वह गजा से निकलने वाला नहीं है, बल्कि फोर्स माइग्रेशन जो है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। गजा से दरअसल जो फिलिस्तीनी हैं उनको बाहर निकालने की दिशा में तेजी से इजराइल कदम बढ़ा रहा है। लेकिन ये मसला सिर्फ गजा तक सीमित नहीं है। यहाँ पर सवाल उस सीरिया के ऊपर भी खड़ा है, जहाँ से असद की सत्ता गिरने के बाद गोलन हाइट्स से आगे निकलते हुए इजराइल की सेना जो है वो दरअसल एक बड़े बफर जोन पर कब्जा कर चुकी है, यानी सीरिया के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर चुकी है। और इजराइल कह रहा है कि यहाँ से भी उसकी सेना वापस नहीं आएगी। यहाँ भी दरअसल जो बफर जोन है और जो समूचा इलाका इस वक्त कब्जे में है वहाँ पर सेना इजराइल की बनी रहेगी। यही हालात अब लेबनान की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं और लेबनान का नाम भी कोट करके काट्ज ने कह दिया है कि लेबनान में दरअसल हिजबुल्लाह और उसके नागरिकों के बीच सेना वहां खड़ी रहेगी बफर जोन में, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए होगी। यानी पिछली बार के सीज फायर की तरह यहाँ लेबनान में भी नहीं होने वाला। यहाँ भी दरअसल हम देख रहे हैं कि इजराइल अपनी सैन्य पकड़ को मजबूत करते हुए लेबनान के नॉर्थ इलाके में जो कब्जाया हुआ इलाका है वहाँ पर बना रहेगा। यानी अब इजराइल के नक्शे में देखिए तो एक बड़े बदलाव को इस बयान के जरिए नहीं बल्कि कब्जे के जरिए आप देख सकते हैं, जहाँ आधा गाजा आपको और गजा स्ट्रिप का इलाका जो है वो इजराइल के कब्जे में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ गोलन हाइट्स से आगे बढ़िए तो सीरिया का इलाका इस वक्त इजराइल के कब्जे में दिखाई दे रहा है। और तीसरी तरफ आप देखिए तो लेबनान का भी एक बड़ा भूभाग जो है वो दरअसल इजराइल के कब्जे में दिखाई दे रहा है। कुछ महीने पहले ही दरअसल इजराइल ने ग्रेटर इजराइल के नक्शे का एक प्लान जो है वो जारी किया था, जिसमें दिखाया गया था कि न सिर्फ गजा का इलाका, न सिर्फ फिलिस्तीन का इलाका, न सिर्फ सीरिया का इलाका, न सिर्फ लेबनान का इलाका, बल्कि इजिप्ट के इलाके भी ग्रेटर इजराइल के पार्ट होंगे।
और इस वक्त जिस तरह से इजराइल अपने कब्जे को मजबूत कर रहा है, अपनी सेना को विड्रॉ नहीं कर रहा बल्कि वहीं बनाए रखने पर आमादा दिखाई दे रहा है। बयानों के जरिए नहीं बल्कि सीधे ऐलान के जरिए हम देख रहे हैं कि इजराइल कह रहा है। इससे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रेटर इजराइल का जो सपना यहूदियों ने अपने मन में रखा था उसे मैप तक लेकर आए हैं और अब उसे एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर भारी नाराजगी इस्लामिक देशों की नज़र आ रही है, अरब देशों की नज़र आ रही है। अरब देश के कई देश जो हैं वो दरअसल बयान जारी कर इसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि इजराइल अपने ट्रूप्स को बाहर गजा से या फिर लेबनान से या सीरिया से नहीं निकालेगा। ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना है, अनदेखी है, लेकिन इसका कोई फ़र्क इजराइल पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जहां पर दरअसल C-130 के जरिए भारी पैमाने पर बमों की नई खेप जो है वो अमेरिका उतार चुका है। वो अमेरिका जो कि दो हाथ करता हुआ आपको हूती के खिलाफ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें रेड सी से इतना ही नहीं बल्कि ईरान के साथ भी न्यूक्लियर टॉक को आगे बढ़ा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि ईरान उसकी बात मान जाएगा। लेकिन ईरान भी आमादा है कि भले ही अमेरिका के साथ जंग लड़ना पड़े लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल नहीं होने देगा। तो एक तरफ जहां पर इजराइल अपने सपने को साकार करने के लिए ग्रेटर इजराइल के प्लान को आगे एग्जीक्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की सरकार के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती कोई और नहीं बल्कि पेजेस्कियान की सरकार। और इस वक्त ईरान में देखें तो ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई वो पेश कर रहे हैं जो कि ना ऑप्टिमिस्टिक हैं और ना ही अमेरिका के साथ हो रही बातचीत से पेसिमिस्टिक हैं। जाहिर है शनिवार को रोम में होने वाली ईरान और अमेरिका की बातचीत पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसके बाद दरअसल न सिर्फ इजराइल बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच के संभावित जंग की तरफ भी दुनिया इस वक्त चौकन्ना नजर आ रही है। क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है वो साफ तौर पर देखिए तो रेड सी से लेकर आपको इस वक्त पर्सियन इलाके की तरफ दिखाई देता है, आपको होमरूज की तरफ दिखाई देता है, जहां स्ट्रीट ऑफ होमरूज के पास के जो आइलैंड है उसको पूरी तरह से ईरान ने मिलिटराइज कर दिया है। और साथ ही आप देखिए तो इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अमेरिका अपनी पूरी ताकत का इजहार जो है वो रेड सी में करता दिखाई दे रहा है, पर्सियन गल्फ की तरफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर USS कार्ल विल्सन जो है वो यहाँ पर पहले से मौजूद आप देखिए तो दरअसल USS एयरक्राफ्ट ट्रूमैन को मदद पहुँचाने के लिए आ रहा है। कार्ल विल्सन की हम बात करें तो F-35 से लैस और उसके अलावा आप देखिए तो B-2B बॉम्बर की तकरीबन 7 से 8 बड़ी तैनाती हम ऑलरेडी देख रहे हैं जो कि दियाओ गार्सिया में है, जहां से उड़ान भरते हुए B-2B बॉम्बर आते हैं टनल बस्टर बम के जरिए यमन में हूती के ठिकानों को दहलाते हैं। लेकिन हूती अब भी पूरी ताकत के साथ एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ अमेरिका से जंग लड़ रहा है, क्योंकि अब भी अमेरिकी हमले से उसको कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। ऐसे में आप देखिए तो एक तरफ जहां पर सीज फायर की संभावनाएं इजराइल और हमास के बीच तलाशी जरूर जा रही हैं, लेकिन वहां पर संभावनाएं बहुत कम हैं। इजराइल ने बयान जारी करके साफ कर दिया है कि अपने कब्जे के जरिए अपने मैप को और आगे बढ़ाने जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो अमेरिका और ईरान के बीच की जंग की जो संभावनाएं हैं वो भी प्रबल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव को ईरान मानने को तैयार नहीं। इस बीच ईरान ने रसिया के साथ भी बातचीत की है और इस बातचीत के नतीजे भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि रूस और ईरान की जो जुगलबंदी है वो पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त किस तरह से जंग के खतरों के बीच उबलता दिख रहा है, इस पर हमारी नज़र गड़ी हुई है। इससे जुड़े हर अपडेट से हम रूबरू हो रहे हैं और आपको विश्लेषण के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त।